जैसा कि मैंने बोला था, आप लोग के लिए ला रहा हूँ क्विक रिवीजन सीरीज बीपीएससी 70th स्टूडेंट वालों के लिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट से। राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं हमारे देश में। इस मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल से जुड़े और इस रिवीजन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए समझते हैं। पहली बात, ये हम लोग मूल अधिकार के बारे में ये हम लोग 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगा, जिसमें कि इसमें फंडामेंटल राइट्स ही दोनों रहेंगे और दोनों वीडियो आप लोग ध्यान से देखना। इसमें सारे मूल अधिकार के एक टारगेट, एक इम्पोर्टेंट, मैंने सारे टॉपिक को कवर करते हुए जाना है और आप लोग को ध्यान में रख के इसको स्टडी करना है। समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। पहले नंबर हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग बोलते हैं ये हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स हम लोग बोलते हैं। ये पहले समझते हैं ये अधिकार के बारे में। अधिकार है क्या? अधिकार हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी कार्य को करते हैं या किसी कार्य को हम लोग कोई चाहता है कि मैं नहीं काम करूं, कोई चाहता है काम करूं, तो कुछ स्थितियों में होने और ना होने का हकदारी जो रहता है उसको बोलते हैं अधिकार। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अधिकार क्या है। अधिकार हुआ है जो कार्य करने और ना करने की जो हकदारी हर एक पर्सन की रहती है, उसे बोलते हैं हम लोग अधिकार। हम लोग कह सकते हैं हकदारी किसकी? कार्य करने या ना करने की, करने या ना करने की, इसको बोलते हैं हम लोग अधिकार। ना करने की। ये अधिकार का ये बहुत सारे श्रेणी हैं जो कि हम लोग श्रेणी अब आगे देखते हैं। लिस्ट ऑफ श्रेणी इसके हैं। पहला श्रेणी है प्राकृतिक अधिकार, जो प्राकृतिक। दूसरा श्रेणी है मानवाधिकार। तीसरा है कानूनी अधिकार। चौथा है संवैधानिक अधिकार। पांचवा है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। क्या क्या हमारे देश में है ये अधिकार। अब इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन से बात कही गई है। हमारे संविधान में प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत ये प्राकृतिक अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार हमें जन्म से ही मिला हुआ रहता है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य होने के नाते ये अधिकार हमें जन्म से ही मिला रहता है। कब से रहता है? जन्म से। प्राकृतिक अधिकार जन्म से हमें मिलता है। इसमें जन्म लेने पे ये क्या प्राकृतिक अधिकार क्या है? जैसे कि जीवन जीने का अधिकार और लिबर्टी का अधिकार। जीवन और लिबर्टी ये हमें जन्म से मिलते हैं, मतलब कि ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। दूसरा अधिकार है ये मानवाधिकार। कौन सा अधिकार है? मानवाधिकार। मानवाधिकार ये हमें क्या बताता है? मानवाधिकार में हमें बताया गया है कि मानव की जो गरिमा है और कल्याण के लिए आधारभूत जो माना गया है, जो हम लोग मानते हैं, उसे बोलते हैं मानवाधिकार। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसे मानवाधिकार के अंदर ही आता है, अंतर्गत ये आते हैं। किसी अपराध को दोषी सिद्ध के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को भी हम मानवाधिकार के अंदर लाते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं। यह हमारा एग्जाम्पल है, हो जाएगा किसी धर्म को अपनाने का स्वतंत्रता का अधिकार।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मानव अधिकार के अंदर आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हो गया जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, किसके विरुद्ध? अपराध के लिए। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये सारे मानव अधिकार के अंदर आते हैं। तीसरा है हमारा कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार में हमें क्या बताया गया है? कानूनी अधिकार में हमें बताया गया है कि कानून, ये अधिकार विधायिका के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कानून बनाकर लाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार इसमें किसके द्वारा लाए जाते हैं? ये विधायिका के द्वारा जो कानून बनता है उसे बोलते हैं कानूनी अधिकार। जैसे इसमें हो गया हड़ताल जो पब्लिक करते हैं, ये हड़ताल करने का अधिकार ये कानूनी अधिकार के अंदर ही आता है। कौन सा अधिकार? हड़ताल करने का अधिकार। हड़ताल करने का अधिकार। दूसरा पेटेंट का अधिकार, ये सारे कानूनी अधिकार के अंदर आते हैं। पेटेंट का अधिकार। अब नेक्स्ट है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार किन्हें बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार वह अधिकार है जो कि हमारे मूल अधिकार और अन्य संवैधानिक अधिकार शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। ये हमें विशेषकर ये संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, इसे बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। जो हमारे संविधान के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक, एक सेकेंड, संवैधानिक अधिकार। ये किसके द्वारा हमें मिलता है? संवैधानिक अधिकार ये हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार। इसे हम लोग संवैधानिक अधिकार के अंदर मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा नागरिक और राजनीतिक अधिकार। ये राजनीतिक और नागरिक अधिकार क्या है? हम लोग समझें कि राजनीतिक अधिकार का मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि सरकार की जो संरचना है और लोक सत्ता है, संस्थाओं से संबंधित जो होती है ये संस्था, ये लोक सत्ता और सरकार की संरचना। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ये मतदान का अधिकार, ये हमें कौन प्रदान करता है? राजनीतिक ये अधिकार के अंदर आता है और राजनीतिक अधिकार नागरिक अधिकार के अंदर आता है। तो इसमें हम राजनीतिक और नागरिक अधिकार में समझते हैं ये कौन सा अधिकार है? नागरिक अधिकार। नागरिक और राजनीतिक अधिकार और राजनैतिक अधिकार। इसमें हम लोग क्या समझें? इसमें हम लोग समझें कि जैसे कि मतदान का जो अधिकार है उसे हम राजनीतिक अधिकार के अंदर मानते हैं। मतदान का अधिकार। और मतदान का अधिकार में हम लोग यह कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार है एक तरह से। और दूसरी ओर ये कह सकते हैं कि नागरिक अधिकार, नागरिक की अवधारणा और राजनीतिक प्रक्रिया की में भागीदारी से जो संबंधित रहता है उस अधिकार को हम लोग बोलते हैं नागरिक का अधिकार। नागरिक के अधिकार में और शामिल हो सकता है ये फ्रीडम और स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार।
चलिए हम लोगों ने अधिकार के बारे में समझा, आगे नेक्स्ट समझते हैं मूल अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स हम लोग किसे बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार को ही फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, लेकिन इसे दो कारणों से मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, कहा गया है। पहला कारण जो है ये संविधान में उल्लेखित किया गया है, यही कि जो संविधान में हमारा जो अधिकार उसमें मेंशन है, संविधान में जो हमारा उल्लेखित है, बताया गया है, तो इसकी गारंटी जो प्रदान करता है संविधान के द्वारा उस अधिकार को। और दूसरा अधिकार हम लोग बोले तो न्यायोचित अधिकार, जो कि हमें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाया जाता है। न्यायालय के माध्यम से ये हमें प्रदान किया जाता है, ये न्यायालय ही हमें लागू करके देता है ये अधिकार। ये दो प्रकार के अधिकार ये को हम बोलते हैं मूल अधिकार, और ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स चलिए हम लोग अब फंडामेंटल राइट्स में मैंने जैसे बताया कि मूल अधिकार ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इसमें कितने हैं? दो प्रकार के हैं। अधिकार को हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। कौन कौन से? 1 सेकेंड। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग देखें एक कौन है? एक संविधान में उल्लेखित है, उसे बोलते हैं, कहाँ उल्लेखित है? संविधान में उल्लेखित जो अधिकार दिया गया है, उल्लेखित अधिकार है, संविधान में उल्लेखित अधिकार। और दूसरा है न्यायोचित अधिकार। न्यायोचित अधिकार, न्यायोचित अधिकार, ये अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? न्यायालय के द्वारा। इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मतलब मूल अधिकार कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स 12 से जो 35 तक जो आर्टिकल हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के हैं सारे 12 से 35 आर्टिकल, जो कि भाग 3 में आते हैं। कितने भाग नंबर में आते हैं? 3 में आते हैं। इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, भाग 3 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर कितना से? आर्टिकल आप लिख सकते हैं, ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक ये हमारा मूल अधिकार बताया गया है, अधिकार है। अब हम लोग बोलेंगे कि इसके स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें। इसके स्रोत देखें तो इसका स्रोत आप लोग को देखने मिलेगा स्वतंत्रता संग्राम में मिलेगा। ये स्रोत कहाँ हमें मिलता है? ये स्रोत हमें पता चलता है स्वतंत्रता संग्राम से पता चलता है, जो कि नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में प्रस्तावित संकल्प था। नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1931 से पता चलता है। दूसरा स्रोत कहाँ से पता चलता है? दूसरा स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से पता चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से पता चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। कहाँ से? संविधान से। अब चलिए आगे देखते हैं कि हमारा ये मूल अधिकार है, जो इसको कैसे वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि मूल अधिकार को 7 भागों में 7 अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये 7 प्रकार के हैं, लेकिन अभी मूल अधिकार को प्रेजेंट में 6 अधिकार है, क्योंकि जो एक अधिकार है उसको उस अधिकार को, जो कि संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये अधिकार को हटा दिया गया था। साथ ही इससे संविधान में 12वें भाग में अनुच्छेद 300A, इसके 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किसे? अनुच्छेद 44वें संशोधन अधिनियम अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 300A के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वर्गीकरण को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे मूल अधिकार को वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? इसका वर्गीकरण मूल अधिकार का वर्गीकरण आप लोग इस तरह से समझिएगा, मैं समझाता हूँ। पहला, क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार आप लोग बताइए कि कितने से कितने आर्टिकल में आता है। ये क्षमता का अधिकार देखा जाए तो ये आर्टिकल हमारा आर्टिकल 14 से 18 आर्टिकल में आता है। हम लोग 6 भाग में इसको बांट लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारा हो गया छठा। ये 3 भागों में हमने बांट लिया है। पहला में मैंने क्या बताया? ये क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार ये आर्टिकल कितने से कितने में आता है? ये आर्टिकल आपका 14 to 18 के अंदर आता है। और दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल कितने से कितने में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। 19 to 22। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम लोगों ने, ये आर्टिकल 23 से 24 के अंदर है। आर्टिकल 23 से 24 में है। और चौथा हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल आपका है कितने से कितने? आर्टिकल ये 25 से 28 में है। 25 से 28 में है। इसके बाद हो गया सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये कितने से कितने आर्टिकल में आता है? ये हमारा आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत आता है। और लास्ट है हमारा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल कितने से कितने में आता है? ये हमारा आर्टिकल 32 में आता है। ये हमारा आर्टिकल सिर्फ 32 में आता है। जैसा कि मैंने बताया कि संविधान
ये 7 प्रकार के हैं, लेकिन ये तत्कालीन एक को हटा दिया गया और उसे हटाकर ये 6 मूल अधिकार बनाया गया। ये 6 मूल अधिकार हमारे, ये इनकी क्या क्या विशेषता है, इनको आगे समझते हैं। ये इनकी विशेषता में क्या किन्हें और किसके विरुद्ध ये अधिकार प्राप्त है, ये सब हम लोग आगे की नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है विशेषता। ये विशेषता के बारे में देखेंगे कि मूल अधिकार की क्या विशेषता है। मूल अधिकार की विशेषता, विशेषता है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले समझते हैं कि विशेषता में कि ये किसे उपलब्ध कराया गया है। ये मूल अधिकार है, उपलब्ध किसे कराया गया है, ये किन्हें उपलब्ध कराया गया। ये उपलब्ध कराया गया है, ये नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। कुछ मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, लेकिन और शेष जो अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जो कि नागरिकों के साथ साथ विदेशी हो गए या कानूनी संस्थाओं के लिए हो गया, इनके लिए भी उपलब्ध है कुछ अधिकार। आप लोगों ने समझा किसके लिए उपलब्ध है? कुछ नागरिकों के लिए है, कुछ केवल नागरिक के लिए है, और शेष मतलब और कुछ ये अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। जैसे शेष मैं लिख देता हूँ सभी व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। ये कुछ अधिकार हैं जो नागरिक के लिए उपलब्ध हैं, कुछ सभी व्यक्तियों के लिए, मतलब जो विदेशी हैं उनके लिए भी और जो कानूनी संस्था है उनके लिए भी। अब इसमें देखते हैं कि नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। केवल नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 1-29। ये इसमें यह अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये अधिकार किनके लिए, किनके ये विरुद्ध ये अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये अधिकार अब किनके विरुद्ध है, किनके विरुद्ध प्रदान है ये अधिकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनमें से अधिकांश जो राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध में उपलब्ध ये अधिकार है। जैसे कि सिवाय कुछ अपवाद के छोड़ दीजिए, जैसे अनुच्छेद 17 और 15(2) जो आर्टिकल है, इसमें इसको छोड़कर ये अधिकांश राज्य की मनमानी की कार्रवाई के विरुद्ध में उपलब्ध है। जबकि हम लोग जानते हैं कि निजी व्यक्ति ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए क्या है, इसके लिए संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल सामान्य कानूनी उपचार ही उपलब्ध है। आप लोग समझें इस बात को। ये किसके विरुद्ध है, हम लिख देते हैं, ये राज्य की मनमानी के विरुद्ध कार्रवाई है। राज्य की मनमानी के विरुद्ध, मनमानी के विरुद्ध। ये किसके विरुद्ध है, राज्य की मनमानी के विरुद्ध है। अपवाद लिख दीजिए, किसको किसको छोड़कर, आर्टिकल 17 और 15 को छोड़कर। अनुच्छेद कौन सा, 15 और 15(2) और 17 को छोड़कर, 17 को छोड़कर।
आप लोगों ने समझा कि ये किसके लिए, किसके विरुद्ध में है। अब चलिए देखते हैं मूल अधिकार की प्रकृति क्या है। मूल अधिकार का प्रकृति बोले तो इसकी क्या कैसी प्रकृति है मूल अधिकार की, क्या देखते हैं। अब मूल अधिकार की प्रकृति मूल अधिकार की प्रकृति के बारे में देखें तो ये अधिकार राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं कि ये अधिकार राज्य को ही सीमित करते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि राज्य की जो शक्ति है उस पर ये अंकुश लगाने का काम करती है। और दूसरे शब्दों में हम लोग बोलें तो ये नकारात्मक प्रकृति वाले अधिकार हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14, 15(1), 16(2). ये सब कैसे प्रकृति वाले हैं? नकारात्मक। ये राज्य पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। पहले लिख लीजिए आप लोग, राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। अंकुश लगाते हैं मतलब रोकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट हम लिखिए कि नकारात्मक प्रवृत्ति वाले अधिकार कौन कौन से हैं। नकारात्मक प्रकृति के अधिकार ये आर्टिकल कितने से कितने में है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(a)(1), आर्टिकल 16(2), मतलब 14, 15(1), 16(2). ये आर्टिकल नकारात्मक प्रकृति वाले अधिकार हैं। और कुछ अधिकार व्यक्तियों को निश्चित एक विशेष अधिकार प्रदान करता है, उसको हम लोग सकारात्मक प्रवृत्ति वाले अधिकार भी मानते हैं। तो इसको सकारात्मक प्रवृत्ति का भी लिख लीजिए आर्टिकल। ये पूछ सकता है कि नकारात्मक प्रकृति वाले अधिकार कौन कौन से हैं और सकारात्मक प्रकृति वाले अधिकार कौन कौन से हैं। इसलिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा। सकारात्मक प्रकृति अधिकार, सकारात्मक में आप लगा हो गया आर्टिकल 25, ये आर्टिकल 25, 29(1) और 30(1) है। ये सकारात्मक प्रकृति के हैं। 25, 29 और 30(1) ये सकारात्मक प्रकृति के हैं। आप समझते हैं अगला विशेषता इसका क्या है। इसमें संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? संशोधन। हमारे संविधान में संशोधन भी किया जाता है। संशोधन, एक सेकेंड, संशोधन इसको हम लोग करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कोर्ट में, ये संसद में कि ये संशोधन हुआ है अभी। तो संशोधन के बारे में समझते हैं कि संशोधन क्या होता है इसमें संविधान में। ये संसद में किया जाता है। ये संशोधन, ये संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करके ये संशोधन करती है। जो हमारा मूल ढांचा है, जो हमारा संविधान पहले से है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करती है और उसको कुछ बदलाव करके उसे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें कटौती करती है और इसको जो हमारा मूल ढांचा जो दिया हुआ है उसको निरस्त भी कर सकती है करीब करीब। इसी को हम लोग बोलते हैं संशोधन। तो आप लोग लिख लीजिए कि संशोधन क्या है। संशोधन संशोधन में आप लोग समझ गए हैं कि संसद संविधान के मूल ढांचे में जो बदलाव करती है उसको संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनमें कटौती करती है या इसको निरस्त कर सकती है। मूल ढांचे में देखिए, मूल ढांचे में बदलाव, मूल ढांचे में बदलाव या संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कटौती। संविधान संशोधन
अधिनियम द्वारा कटौती या इसको या निरस्त करना इसको बोलते हैं संविधान संशोधन। इसी को बोला जाता है संशोधन। अब अगला पॉइंट्स देखते हैं, विशेषता कि परिवर्तनीय और न्यायोचित क्या है। परिवर्तनीय और न्यायोचित क्या है? परिवर्तनीय यह बोला जाए कि बोल सकते हैं कि हम लोग कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति अपने मूल अधिकार का उल्लंघन के मामले में सीधे उच्च न्यायालय जाता है तो इसको जाने का जो प्रदान है अधिकार, इसे बोलते हैं न्यायोचित। उसमें जो उसे रिजल्ट मिलेगा कोर्ट में, दोषी करार या कोई बर्खास्त किया जाता है तो उसे बोला जाता है न्यायोचित। तो लिख लीजिए कि न्यायोचित क्या है या परिवर्तनीय। न्यायोचित या परिवर्तनीय। सीधा साफ शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वह अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। सीधे ये शब्दों में हम लोग कह सकते हैं। कहाँ जा सकता है? पीड़ित व्यक्ति अपने न्याय के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ये हम लोगों ने समझा। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ये मूल अधिकार है इसका सीमा कहाँ तक है। कुछ तो सीमा होगा कि या कुछ भी हम कर सकते हैं। यह हमारा बोल का कि ये हमारा मूल अधिकार है इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक हाथ से दिया गया है हमें मूल अधिकार तो दूसरे हाथ से लिया गया है। तो हम लोग देखिए समझते हैं ये अधिकार यदि अन्याय या असीमित नहीं होता है, क्योंकि राज्य के द्वारा इनके ऊपर उचित प्रबंध लगाया जा सकता है। ये कोई भी प्रबंध लगाकर ये आपके अधिकारों का दायरा रोक सकते हैं। इसलिए इन दायरों को अनुच्छेद 31A, 31B, 31C और 33, 34 और 35 के द्वारा बताया गया है कि ये कैसे अधिकार के दायरे को रोकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं कि इसकी सीमाएं, किसकी सीमाएं? मूल अधिकार की सीमाएं। इसकी सीमाएं यही है कि ये असीमित हैं। ये असीमित नहीं है। असीमित नहीं है। ये असीमित नहीं है मतलब इनका भी कुछ एक दायरा है कि ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इस राज्य के द्वारा क्या प्रबंध लगाया जा सकता है? ये अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये अधिकारों का दायरा, ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? प्रतिबंध लगाने का दायरा ये अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 31A, दूसरा अनुच्छेद 31B, तीसरा
अनुच्छेद 31 सी, चौथा अनुच्छेद अनुच्छेद 31 सी, अनुच्छेद 31 के बाद 33 में है, 33, फिर उसके बाद अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 में है। इसके अंदर ये दायरा बताया गया है। ये अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखिए, आगे देखते हैं मूल अधिकारों का निलंबन किस प्रकार किया जाता है। मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन देखें तो एक सेकेंड, क्या पढ़ना है? निलंबन के बारे में पढ़ना है। निलंबन किस प्रकार किया जाता है? मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर, ये अधिकार हमारा 20 और 21 ये गारंटीकृत अधिकार हमारा दिया गया है, और इस अधिकार को छोड़कर जो अधिकार बचता है, यदि उस अधिकार पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। उस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कब? जब आपातकाल होगा तो उसे निलंबित कर देगा सरकार। अनुच्छेद 19 के द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित करेगा, इसके द्वारा अनुच्छेद 19 के द्वारा तभी निलंबित करेगा जब यदि युद्ध होगा देश में, या बाहरी कोई आक्रमण होता है हमारे देश पर, तो इस आधार पर आपातकाल घोषित करता है सरकार। यदि आपातकाल घोषित कर दिया तो ये निलंबन हो गया हमारा, ये अधिकार 20 और 21 को छोड़कर। इसे बोलते हैं निलंबन का अधिकार। चलिए लिख लीजिए, किसे किसे छोड़कर? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबन कर सकता है। कब करता है? आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान ये हमारा निलंबन हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये आपातकाल कब लगेगा? आपातकाल ये जब युद्ध होगा। कब? जब युद्ध होता है, नहीं तो या बाहरी आक्रमण होता है। बाहरी आक्रमण के दौरान, ये आपातकाल लगता है। आपातकाल लगाया जाता है। आप लोगों ने समझ गया? ये सारी हमारे विशेषता थे किसके? मूल अधिकार के। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया है। इतनी देर से हम लोगों ने पढ़ा, समझा कि मूल अधिकार क्या है और उसमें क्या क्या है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि राज्य की परिभाषा के बारे में, जो कि हमारा अनुच्छेद कितने में दिया गया है? अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 के, ठीक है। इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में हम लोग जानते हैं कि राज्य की परिभाषा के बारे में ये बताया गया है। अनुच्छेद में ये राज्य के व्यापक स्तर में परिभाषा की इसमें दिया गया है, समझे। इसमें राज्य की परिभाषा के तहत जो संघ है, राज्य है और स्थानीय जो प्राधिकरणों के कार्यकारी और विधायी अंगों के साथ साथ LIC जैसे ONC या सेल, ये सब जो कंपनियां हैं, इस पर संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण भी शामिल है, समझें। इस पर यह परिभाषित किया गया है।
क्या परिभाषित किया गया है? राज की परिभाषा, राज की परिभाषा को कहाँ कहाँ मैंने अभी बताया, संघ हो या राज्य हो या अस्थाई प्राधिकरण हो, स्थानीय प्राधिकरण या विधायी अंग हो या विधायी अंग हो, या साथ में जैसे कि कंपनियां हो, LIC हो, ONGC हो, सेल हो, इस तरह के संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, इस पर राज्य की परिभाषा को शामिल किया गया है, परिभाषित किया गया है, इन सारे को शामिल करके। इसमें देखते हैं कि न्यायालय भी राज्य की परिभाषा के दायरे में आता है, लेकिन वो न्यायालय केवल जब वो अपने गैर न्यायिक कार्य करता है, जैसे घूस लेना यदि कार्य करता है या अन्य न्यायिक कार्य करता है, तो उसको हम राज्य के दायरे में हम परिभाषित करेंगे, अन्यथा वो न्यायालय राज्य के दायरे में परिभाषित नहीं है। न्यायालय कब ये शामिल होगा? जब गैर न्यायिक कार्य करेगा, गैर न्यायिक कार्य करते हैं, कार्य करने पर ये राज्य में शामिल तब होगा। यहाँ तक कि राज्य के एक साधन के रूप में राज्य की ओर से कार्य करने वाले निजी और जैसे हो गया एजेंसी, इस परिभाषा के दायरे में आते हैं, या निजी निकाय हो या एजेंसी कोई हो, ये भी आते हैं। चलिए, हम लोगों ने आर्टिकल 12 के बारे में समझ गया, आगे समझते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, मतलब अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में समझते हैं, अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है कि मूल अधिकारों से जो असंगत होते हैं या उन्हें कम करने वाले कानून जो हैं उसे शामिल किया गया है, मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। आप लोगों ने समझा? अनुच्छेद 13 में क्या शामिल है वो देखिए। अनुच्छेद 13 में शामिल है कि मूल अधिकारों से असंगत, मतलब उसे दूर जो रहते हैं या उन्हें कम करने वाले कानून, उसको शामिल किया गया है। किसे? मूल अधिकारों से असंगत जो रहते हैं, मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाले कानून। या उसे कम करने वाले कानून, ये 13 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। इसमें समझते हैं कि क्या असंगत करता है, मूल अधिकारों को कैसे असंगत करता है। संविधान के प्रारंभ में या हम लोगों ने देखा है कि लागू होने से ठीक पहले भारत के राज्यों में लागू सभी कानून उस सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक वे इस भाग प्रावधानों से असंगत होंगे। समझे? दूसरा है कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग या के द्वारा प्रदान किए अधिकारों को कम करे, साथ ही इस भाग के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यदि आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका राज्य का भी जो कानून जो बना हुआ रहेगा उसे भी शून्य कर दिया जाएगा, मतलब अमान्य कर दिया जाएगा उस कानून का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यदि राज्य हो या पब्लिक हो, दोनों के लिए। तो चलिए इस पॉइंट को लिख लीजिए कि इसमें लिखिए कि उल्लंघन, यदि कोई भी कानून
उल्लंघन की सीमा के दायरे में आते हैं तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। कोई भी राज्य के लिखिए, कोई भी राज्य के कानून, राज्य के कानून उल्लंघन की सीमा में आने पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, मतलब अमान्य हो जाएगा। और आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में कोई बात, इस अनुच्छेद का कोई बात यदि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। कौन सी बात लागू नहीं होगी? यदि इस आर्टिकल 13 के तहत अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर 368 के अधीन जो संशोधन हुआ है, के अधीन जो संशोधन हुआ है, किसी संशोधन पर लागू नहीं होगा। समझ गए? चलिए आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग आर्टिकल 13 में देख लेते हैं कि इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, क्योंकि आर्टिकल में इसके सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत कभी कभी ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हम सिद्धांत देखते हैं आर्टिकल 13 के। अनुच्छेद 13 के सिद्धांत। कौन सा आर्टिकल के सिद्धांत हैं? 13 के। इस सिद्धांत में क्या क्या बताया गया है? इस सिद्धांत में 4 सिद्धांत बताया गया है। पहला है, चलिए हम लोग बनाते हैं 4 सिद्धांत कौन कौन है। एक, 2, 3, ये हो गया 4। चलिए फर्स्ट सिद्धांत दिया गया है, किस पर दिया गया है? फर्स्ट सिद्धांत दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का दिया गया है। किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। दूसरा सिद्धांत दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का। तीसरा सिद्धांत दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर का। वेबर का। और फोर्थ लास्ट ये सिद्धांत दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का। ओवर रूलिंग। चलिए इनको एक बार समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स को हम लोग, इन्हें हम कहते हैं ग्रहण और आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अलग अलग पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, इसे क्या कहा जाता है? सिद्धांत
किसका सिद्धांत कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स को ग्रहण, इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण लगना, इसीलिए इसका नाम है ग्रहण। ग्रहण, या आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आच्छादन का, आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया है कि यदि किसी पूर्व संवैधानिक जो कानून है, कानून को आच्छादित करने वाला किसी मूल अधिकार में यदि उस सीमा तक संशोधन किया जाता है, यदि उस सीमा तक यदि संशोधन करता है कोई भी संसद, तो इसके बाद पूर्व संवैधानिक कानून संशोधित जो मूल अधिकार के साथ असंगत नहीं है, तो ऐसा कानून पुनः वैध बन जाएगा। मतलब ऐसा कानून ये फिर वो सही माना जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यदि किसी भी संवैधानिक कानून को आच्छादित करने वाले किसी मूल अधिकार में उस सीमा तक संशोधन किया गया, क्या किया गया, संशोधन, उसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी। चलिए इसी में आपको बता देते हैं, इसी स्लाइड पर। डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी को हम लोग बोलते हैं पृथक्करण या पृथक्करणीयता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? पृथक्करण, पृथक्करण या पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। इसमें हम लोग को बताया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, यदि किसी कोई कानून संविधान है, उस संविधान के किसी भी जो प्रावधान का उल्लंघन यदि कोई करता है, तो पूरे कानून को अवैध घोषित के बजाय कानून के केवल उस हिस्से को अमान्य घोषित कर देगा या हटा देगा जो कि असंगत है, जो कि मतलब दोषित है। उसे बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। मतलब उसे अलग कर दिया जाएगा, जो अमान्य घोषित होता है, जो अवैध मतलब घोषित हो जाएगा, उसे पृथक्करण कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर मतलब होता है अधित्यजन और अधित्याग का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अधित्याग का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी निजी लाभ के लिए किसी मूल अधिकार को त्याग करने का विकल्प चुनता है, यदि कोई भी व्यक्ति अपना लाभ के लिए वो विकल्प चुनता है, तो उसे कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने से रोका जाता है। और भारत में व्यक्ति वैधानिक अधिकारों का अधित्याग कर सकता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार का अधित्याग नहीं कर सकता है। जो संवैधानिक त्याग रहेगा, संवैधानिक अधिकार रहेगा, उसका त्याग नहीं कर सकता है। तुम्हें जो अधिकार मिला है, उसका संवैधानिक जो अधिकार है, उसको तुम त्याग करना भी चाहो तो उसे त्याग नहीं कर सकते हो। इसमें यही डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर में बताया गया है। अब लास्ट है हमारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग में बताया गया है, ये पहले है क्या, हिंदी में समझे तो ये भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत बोला गया है इसे। इसके मतलब इसके अंदर बताया गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय जो है अपने पूर्व के निर्णय को रद्द कर सकता है, मतलब कि ये अपना जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो अपना निर्णय यदि जो दिया है उसको रद्द कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव भविष्य लक्ष्य होगा, ना कि भूत लक्ष्य। मतलब ये पहले हमारा भूतकाल को देखकर नहीं करेगा, ये हमारा भविष्य लक्ष्य को, भविष्य को देखते हुए ये अपना निर्णय रद्द करेगा। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग में यही बताया गया है। चलिए अब हम लोग ये सिद्धांत के बारे में समझ गए हैं।
अब आगे देखते हैं कि इसमें मूल अधिकारों में संशोधन का क्या क्या मुद्दा रहा है। पहले मूल अधिकारों में संशोधन का मुद्दा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि इस मुद्दे से क्वेश्चन कई बार आए हैं कि ये वाद कब किसका रहा है और किस ईस्वी में रहा है और किस लिए रहा है। इसलिए संशोधन का मुद्दा हम लोग के लिए एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पहला देखते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, संशोधन के बारे में। किसका? मूल अधिकारों में जो संशोधन हुआ है, अधिकारों में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहला केस पढ़ते हैं हम लोग शंकरी प्रसाद के बारे में। शंकरी प्रसाद के बारे में। ये शंकरी प्रसाद वाद कब हुआ था? ये शंकरी प्रसाद वाद ये कब का है? ये 1951 का है। 1951 में ये वाद हुआ था। इसमें बताया गया है, हम लोग मेन पॉइंट को देखते हुए सिर्फ चल रहे हैं क्योंकि हमारा ये रिवीजन चल रहा है। हम पूरे डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। डिटेल्स में मतलब कि हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट में जो हमारे रिवीजन पॉइंट व्यू, एग्जाम पॉइंट व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम उसे पढ़ते जा रहे हैं। ये शंकरी प्रसाद वाद ये 1951 में हुआ था। इस वाद में क्या हुआ था? इस वाद में संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति मिला था। क्या हुआ था? संसद के मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त हुआ। शक्ति है। और दूसरा केस किसका था? दूसरा केस हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है गोलकनाथवाद का। ये दूसरा केस गोलकनाथ का है। गोलकनाथ वाद। गोलकनाथवाद कब हुआ था? गोलकनाथवाद 1967 में आया था। इसमें क्या हुआ? संविधान ने मूल अधिकार को सर्वोच्च स्थान दिया। मूल अधिकार को सर्वोच्च स्थान दिया और इनमें संशोधन और बोला गया कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन नहीं किया जा सकता। ये किस वाद में बोला गया था? गोलकनाथवाद में। ये कब बोला गया था? ये केस कब आया था? कब हुआ था? ये केस 1967 ईस्वी में हुआ था। और शंकरी प्रसाद का वाद ये केस कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद केशवानंद भारती का केस आया था। तीसरा केस है केशवानंदा भारती केस। भारती वाद ये कब हुआ था? ये वाद ये 1973 में हुआ। केशवानंदा भारती वाद। इसमें क्या हुआ था? केशवानंदा भारती वाद में हुआ था कि संविधान का मूल जो संरचना है ये सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा। इसमें बताया गया संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा।
प्रतिपादन करता है। इसके बाद नेक्स्ट वाद किनका था? नेक्स्ट केस था मिनर्वा वाल्स का। मिनर्वा मिल्स का, मिनर्वा मिल्स का कब केस आया था? ये 1980 में हुआ था। इनके केस में क्या हुआ था? इनके केस में उच्च न्यायालय जो था अनुच्छेद 368(4) को और 368(5) को अमान्य घोषित कर दिया था, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा को सीमित करता था। उच्च न्यायालय क्या किया था? अनुच्छेद कितने को? अनुच्छेद 368(4) और 368(5) को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वाद कौन सा है मूल अधिकार का? IR कोएल्लो का। IR कोएल्लो वाद में ये 2007 में ये वाद हुआ था। ये केशवानंदा भारती वाद के निर्णय की तारीख को बाद में 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन था। इसमें कौन सा वाद आया था? IR कोएल्लो वाद। ये वाद 2007 में हुआ था। इसमें क्या किया गया? केशवानंदा भारती वाद के निर्णय की तारीख को के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून को न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ये बताया गया। कौन सी? केशवानंदा भारती के बाद। केशवानंदा भारती वाद के निर्णय के तारीख के बाद निर्णय की तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून समीक्षा के अधीन बताया गया। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून किसके अधीन है? न्यायिक समीक्षा के अधीन है। समीक्षा के अधीन है, यही इस वाद में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षमता का अधिकार पढ़ते हैं हम लोग, जो कि अनुच्छेद ये 14 दर्शाता है। अनुच्छेद 14 में ये क्षमता का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 14 के बारे में हम देखते हैं। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद में क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इसे क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं क्षमता का अधिकार। क्या बोलते हैं? क्षमता का अधिकार। अब समता का अधिकार में हम लोग को जानते हैं कि विधि के समता के बारे में बताया गया है, मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और एक बताया गया है कि विधि के समान संरक्षण।
मतलब इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। हम लोग पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वल, चलिए हम लोग दोनों एक ही बार में ये दोनों लिखते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता, और इधर विधि का समान संरक्षण। लगता है ये ज़्यादा थिन हो गया है, ठीक है। चलिए दोनों देखते हैं। विधि के समक्ष समता में बताया गया है कि ये किससे प्रेरित किया गया है। पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ब्रिटिश परंपरा से ये प्रेरित है। कौन सा? विधि के समक्ष समता। दूसरी बात है, ये कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और तीसरा में हम लोग जानते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति नकारात्मक है। किस परंपरा से है? परंपरा ब्रिटिश परंपरा से प्रेरित है, ब्रिटिश से। ब्रिटिश परंपरा से प्रेरित है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसा है? प्रकृति नकारात्मक है। क्योंकि ये नकारात्मक क्यों है? इसका प्रकृति नकारात्मक इसलिए है क्योंकि यह राज्य को दो नागरिकों के बीच कोई भी भेद करने से प्रतिबंधित करता है। समझिए। इसमें लिखिए विधि का समान संरक्षण में कि ये किससे प्रेरित है? ये अमेरिका से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिका से। दूसरा पॉइंट, ये कैसा प्रकृति है इसका? सकारात्मक है। ये सकारात्मक है। इसका सकारात्मक प्रकृति क्यों है ये बताइए? क्योंकि समान परिस्थितियों में ये राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करता है और संरचनात्मक विभेद की अनुमति देता है, इसलिए इसकी प्राकृतिक सकारात्मक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, समझा कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधि का समान संरक्षण क्या है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि उच्च न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद में 14 में क्या उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 14 में ये उल्लेखित है कि विधि का शासन के बारे में उल्लेखित है। किसका? विधि का शासन के बारे में उल्लेखित है। विधि का शासन के बारे में उल्लेखित है। ये संविधान की मूल संरचना का ये हिस्सा है। इसे आर्टिकल 14 का क्या बताया गया है? मूल संरचना का हिस्सा किसे बताया गया है? मूल संरचना का हिस्सा आर्टिकल 14 को बताया गया है। एक वाद है जो इंदिरा साहनी वाद है, जो 1992 में हुआ था ये केस, जो कि इसमें बताया गया है कि विधि के शासन को मूल संरचना के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे समता का कुछ अपवाद हैं, और चलिए इन अपवादों को देखते हैं। समता के अपवाद। समता के क्या क्या अपवाद हैं?
समता के पहला अपवाद देखें तो जैसे कुछ नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको लागू करने के लिए हैं कुछ अपवाद। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों, संसदों और विधायकों, विदेशी राजनीतिज्ञों के उपबंध में ये छूट के बारे में बताया गया है ये अपवाद। तो आप लोग पहला लिख सकते हो कि किसके प्रति है, नीति निर्देशक तत्वों के लिए। दूसरा, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, संसदों के विधायकों के लिए है। राष्ट्रपति, राज्यपालों, विधायकों की छूट के लिए। समझ गए? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में। समझते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। समझ गए? किनको लेकर, धर्म को लेकर किसी को आप नहीं कुछ बोल सकते हो, मूलवंश को लेकर नहीं बोल सकते हो, जाति के लिए लेकर नहीं बोल सकते हो, लिंग का लेकर नहीं बोल सकते हो, जन्म के स्थान के आधार पर भी आप नहीं बोल सकते हो। ये 15 के अनुसार राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ ये सब विभेद का जो जाति, धर्म, मूलवंश के बारे में बताया है, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। 15(1) में, मतलब 15(1) में आर्टिकल में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 15(2) में लिखा हुआ है। चलिए आर्टिकल 15 लिखते हैं। अनुच्छेद 15। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1). इसमें क्या लिखा हुआ है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15(2) में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15(2) में लिखा हुआ है कि नागरिक को समान अधिकारों पर, इसमें बताया गया है कि नागरिक के समान अधिकारों पर अन्य नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। जो समान अधिकार है, नागरिक का जो समान अधिकार है, समान अधिकारों पर अन्य नागरिक के साथ भेदभाव करने से भी रोकता है। किसके साथ रोकता है? अन्य नागरिक के साथ। से रोकता है। समझ गए आप लोग? इसमें भी वही सेम बात लिखी हुई है, लेकिन ये किसके साथ भेदभाव करने से रोकेगा? ये अन्य नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकेगा। समझ गए? यही बात बताया गया है आर्टिकल 15(2) में।
अब कुछ अपवाद हैं जो कि राज्य में निम्नलिखित के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और कर सकता है। जैसे विशेष प्रावधान महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए करता है, और विशेष प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि प्रथम संविधान जो संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15(4) के रूप में जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? 15(4) को जोड़ा गया है। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जोड़ा गया है। ये देखिए अपवाद में आप लोग लिख लीजिए कि जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाएं और बच्चे के लिए। दूसरा, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति के लिए। और समाज और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिक के लिए, और नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ये कुछ अपवाद हैं। नागरिक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। कमजोर वर्गों के लिए इन सब के लिए क्या कर सकता है? इन सब के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आप याद रखना। अब चलिए आर्टिकल 16 पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि इसमें आप राज्य के तहत नियोजन और रोजगार के संबंध में नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर? यदि राज्य के तहत आपका कहीं भी जॉब लगा है, राज्य के तहत आपका कहीं भी रोजगार लगा है, रोजगार स्थल पर या रोजगार के संबंध में नागरिकों के साथ आप क्या नहीं कर सकते हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म के आधार पर, इसके आधार पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास, इसके आधार पर, निवास के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल में यही बताया, अनुच्छेद 16 में यही बताया गया है, भेदभाव नहीं कर सकते। इसके भी कुछ अपवाद हैं आर्टिकल 16 में भी। आर्टिकल 16 में अपवाद मैं बता देता हूं, आप लोग ध्यान में रख लेना। आर्टिकल 16 में अपवाद यह है कि यदि राज्यों के द्वारा या किसी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र में निर्धारित जो रोजगार है और नियुक्ति के लिए राज्य के निवासी होने की जो शर्तें जो लागू करता है,
ये मान्य होगा, ये लागू होगा। समझ गए। और दूसरा बताया गया अपवाद में कि यदि किसी भी पिछड़े वर्ग या नागरिक के आर्थिक रूप से यदि कमजोर है तो उस वर्गों के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण पर प्रावधान किया जा सकता है। इसमें ये अपवाद में यही बताया गया है। अब देखिए हम लोग आर्टिकल 17 में पढ़ते हैं, 17 में समझते हैं आर्टिकल 17 अनुच्छेद में क्या बताया गया है। अब अनुच्छेद 17 को देखते हैं। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अब अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या है? अस्पृश्यता का अंत मतलब है कि यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद कौन सा? 17। और संसद में इसे दंडनीय अपराध घोषित करने का अधिकार है। किसके तहत? 17 के तहत यह अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब समाप्त करता है। अब इसको संसद को इसे दंडनीय अपराध घोषित करने का अधिकार भी देता है। इसे संसद को दंडनीय अपराध घोषित करने का अधिकार मिलता है। किसे? संसद को करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए संसद ने 2 समक्ष कानून बनाया है। पहला कानून बनाया है, एक बनाया है, 2 कानून। ये कौन कौन सा बनाया है? 2 कानून हम लोग देख सकते हैं। पहला कानून बनाया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। पहला सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दूसरा कानून बनाया है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, मतलब ST एंड SC के लिए ST अधिनियम। ये कब बना है? ये आप लोग लिख लीजिए, 1989 में बना है। ये सिविल वाला कब बना है? सिविल वाला 1955 में बना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में बताया गया है कि उपाधियां का अंत किस प्रकार ये करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। उपाधियों के अंत के बारे में। उपाधियां का अंत इसमें बताया गया है कि यदि राज्य के द्वारा सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। आप लोग ध्यान देना, राज्य के द्वारा सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये सिर्फ उपाधि कौन कौन सा मान्य रहेगा? ये उपाधि मान्य रहेगा सैन्य का और शैक्षणिक का, शिक्षा का मान्य रहेगा और सैनिक का मान्य रहेगा। इसके बारे में बताया गया है। पहला लिख लीजिए, सैन्य और शैक्षणिक के अलावा अन्य उपाधि
अमान्य हो जाएगी। अन्य उपाधि क्या हो जाएगी? अमान्य घोषित कर दी जाएगी। मतलब आप लोग लिख सकते हैं कि अन्य उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। की जाएगी किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। आर्टिकल 18 के द्वारा अनुसार हम लोग कोई भी नागरिक या जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि या उपहार या कोई भी प्रकार का गिफ्ट वो स्वीकार नहीं कर सकता है। विदेशी राज्य से, विदेश से कोई भी उपहार नहीं ले सकता है। ये आर्टिकल कितना बताया गया? 18 में। इसमें यही बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या है। ये स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग आगे कौन सा आर्टिकल में पढ़ेंगे? 19 में। मतलब आर्टिकल 19 हम लोग समझते हैं क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है कि इसमें बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसके संबंध में बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता संबंध में अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता की बोलने के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। इसमें यही बताया गया है कि आप लोग पहले समझिए, अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि ये स्वतंत्रता में बोलने के संबंध में क्या क्या स्वतंत्रता आपको है। इस 19 आर्टिकल में सभी नागरिकों को 6 अधिकार का ये तो गारंटी है, लेकिन राज्य इन 6 अधिकारों का प्रयोग पर केवल 19 में उल्लेखित अधिकारों पर ही उचित प्रबंध लगाता है और लगा सकता है, न किसी अन्य अधिकार पर। इसीलिए ये अधिकार, उचित प्रबंध के अधिकार कौन कौन से हैं और अधिकार हमारा क्या क्या है वो हम पहले समझते हैं। अधिकार तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। इसमें हम लोग मोटा मोटी हम समझते हैं, ये 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। हम 2 भाग में इसे बांटते हैं। चलिए, पहला हमारा है ये अधिकार और दूसरा है उचित प्रबंध के लिए अधिकार। उचित प्रतिबंध के लिए अधिकार। ऐसे 2 भागों में बांट लीजिए। इसमें समझते हैं कि अब अधिकार में हमारा क्या क्या है। अधिकार में बताया गया है कि पहला, बोलने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बोलने का जो अधिकार है ये किस किस बातों पे है। इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
क्या दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दूसरा, हमारा अपने विचारों को प्रचार कर सकते हैं, या टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है कि हमारा बातचीत को कोई टैप नहीं कर सकता है, हमारा बातचीत को कोई दूसरा नहीं सुन सकता है। चौथा, बंद के विरुद्ध अधिकार है। पाँचवा, प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का नहीं है। ये हड़ताल हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण यदि वो प्रदर्शन होता है, उपद्रव मचाना नहीं उसमें शामिल है। और चुपचाप या मौन रहने का स्वतंत्रता का अधिकार इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। हड़ताल का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि एक संवैधानिक अधिकार है। ये हमें संविधान के द्वारा उसमें नहीं दिया गया है कि हम हड़ताल कर सकते हैं, ये कानून का अधिकार बताया गया है। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि अधिकार के अंदर एक शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन। शांतिपूर्ण में इसमें आ जाएगा कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जनसभाएं प्रदर्शन करने का जो अधिकार है वो है। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये सार्वजनिक भूमि पर ऐसी प्रदर्शन का अधिकार को बोलते हैं हम शांतिपूर्ण अधिकार बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभा और संघ सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार के अंदर आया है। सभा और संघ बनाने का, संघ बनाने का अधिकार। सभा संघ बनाने का अधिकार में हम किसी भी दल का गठन कर सकते हैं, कंपनियां बना सकते हैं, संगठन बनाने का ये अधिकार हमें प्राप्त है। इसके अंतर्गत सभा और संघ बनाने का अधिकार के अंतर्गत किसी संगठन में शामिल ना होने का अधिकार इसके अंदर प्राप्त है। यदि आप चाहें तो किसी संगठन में शामिल नहीं भी हो सकते हैं, किसी संगठन में आप शामिल हो भी सकते हैं। समझ गए? इसके बाद हम नेक्स्ट अधिकार की बात करें तो ये भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। पूरे भारत में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। इसके लिए देश के बाहर जाने का अधिकार के लिए हम लोग का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये आता है। आप 21 के अंतर्गत से आप बाहर जा सकते हैं, अनुच्छेद 21 में बताया गया है। और नेक्स्ट हमारा आता है, भारत में कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं भी आप बस सकते हैं। निवास कहीं भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है, कहीं भी पेशे को अपनाने या कोई उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार आपको प्राप्त है। कहीं भी जाकर कहीं भी अपनी व्यवसाय या आजीविका चला सकते हैं, कर सकते हैं। अधिकार के अंदर ये सब हमारे आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उचित प्रबंध के अधिकार क्या क्या हैं। उचित प्रबंध के अधिकार में बताया गया है कि उचित प्रबंध में भारत की संप्रभुता और अखंडता की राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हित में न्यायालय के अवमानना या मानहानि या अपराध के लिए उकसाने
के अधिकार पर ये उचित प्रतिबंध लगाता है। यदि आप किसी चीज़ के राज्य के विरुद्ध उकसा रहे हैं तो उसके लिए ये प्रतिबंध ये लगा सकता है। आप समझें उचित प्रबंध के लिए क्या क्या अधिकार है। ये राज्य के विरुद्ध उकसाने, राज्य के विरुद्ध, इसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध किसी चीज को लेकर उकसाने के अधिकार पर, उकसाने के आधार पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा हो गया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के आधार पर आपको प्रतिबंध लगाया सकता है। किसके आधार पर? भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर तथा लोक व्यवस्था के आधार पर आपको ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार पर लोक व्यवस्था आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जान सकते हैं कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था का सदाचार के हित के लिए, किसके लिए? सदाचार हित के लिए इसकी संप्रभुता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था के सदाचार हित के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि आम जनता के हितों और किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का संरक्षण के लिए निर्णय दिया है, और ये यौन कर्मियों और एड्स से प्रभावित व्यक्तियों की आवाजाही को आम जनता और लोक नैतिकता के हित के में प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे किसी को एड्स हो गया है तो उसे प्रतिबंधित कर सकता है। एड्स व्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो आम जनता के हितों के लिए, पब्लिक के हितों के लिए, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण के लिए ये दिया गया है। ये प्रतिबंध कर सकता है। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति हेतु संरक्षण के लिए ये प्रतिबंध कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आम जनता के हित में यदि कोई भी राज्य अनैतिक या खतरनाक, जैसे कि एक हानिकारक ड्रग्स और विस्फोट आदि कुछ गतिविधि करता है तो उस पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। समझ गए? किस पर? अनैतिक गतिविधियों पर, अनैतिक गतिविधियों पर राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि आर्टिकल 20 आपको बताते हैं। अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 में बताया गया है कि यह किसी भी आरोपी को मानने और अतिरिक्त सजा के संरक्षण में ये प्रदान किया गया है। मतलब ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये संरक्षण प्राप्त है। किसके लिए है? अपराधों के दोष सिद्धि के लिए, अपराधों के संरक्षण में
ये आर्टिकल दिया गया है। इसमें यही बताया गया कि कोई भी आरोपित व्यक्ति है या आरोपित व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त सजा से संरक्षण प्रदान करता है। तो इस संबंध में 3 व्यवस्था दिया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति का मान लो सज़ा 5 साल हुआ है, लेकिन उसे मनमाने तरीके से उसे 7 साल उसका सज़ा के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो इस संबंध में 3 व्यवस्था बनाया गया है, जो कि भूतलक्षी प्रभाव वाले कानून से दंडित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कानून है दोहरा संकट, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं काट सकता है। तीसरा है स्वदोषित नहीं, खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगा। यदि कोई भी गुनाह कोई व्यक्ति किया है तो वो खुद के लिए वो गवाह बनेगा, तो उसके लिए वो मान्य नहीं रहेगा। इसके लिए ये बताया गया है। पहला क्या बताया गया है? पहला बताया गया है भूतलक्षी प्रभाव वाले कानून से दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब जो पहले का कानून पुराना कानून है, यदि नया कानून बना है तो पुराना कानून को नहीं देखते हुए दंडित करेगा, वो नया कानून को तत्कालीन वाला कानून को वो देखकर उसे दंड प्रदान करेगा। भूतलक्षी प्रभाव वाले कानून, प्रभाव वाले कानून से दंडित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं करेगा। दूसरा, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं देगा। एक अपराध के लिए 2 बार दंड 2 बार दंड नहीं काटेगा। तीसरा है कोई भी स्वदोष सिद्धि, खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगा। खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगा। गवाही मान्य नहीं होगा। ये आर्टिकल 20 में यही बताया गया है कि अपराधों के संरक्षण में क्या क्या व्यवस्था किया गया है। चलिए हम लोग आर्टिकल 21 समझते हैं कि 21 आर्टिकल में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में बताया गया है। किसके संबंध में? अनुच्छेद 21 ये बताया गया है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में बताया गया है। संबंध में इसमें अब क्या बताया गया है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसमें एक विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। मतलब वो चाहेगा भी कि कोई व्यक्ति अपना प्राण मतलब जान लेना चाहता है या कोई मरना चाहता है तो वो मर नहीं सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, इससे वंचित किया जाएगा। इसमें यही लिखा है। और ये इसमें दो वाद हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले इसको लिख देते हैं, आपको नोट डाउन कर लीजिए कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया
जाएगा। इसमें दो वाद हैं। आइए हम लोग दो वाद समझते हैं। किसके बारे में, कौन से, क्या उस वाद में बताया गया है। आर्टिकल 21 पर ये दो वाद, पहला वाद ये गोपालन का है, गोपालन वाद, जो कि 1950 ईस्वी में हुआ था। ये वाद कौन वाद है? गोपालन वाद। ये वाद कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। किसको लेकर? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये वाद आता है। इसमें उच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई विरुद्ध उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायकी कार्रवाई के विरुद्ध। समझ गए? इसमें यही उच्च न्यायालय ने अपना जवाब दिया। 21 के तहत संरक्षण केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। इसके विरुद्ध है? मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध। कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। ना कि मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध। समझ गए? इसमें एक और वाद है, एक मेनका गांधी का वाद है। इसमें मेनका गांधीवाद में उच्च न्यायालय ने व्यापक व्याख्या की थी, जिसमें बताया गया कि और माना गया कि यह संरक्षण न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध है, बल्कि मनमानी विधायकी कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध है। समझ गए? ये देखिए, पहले ने तो वो बोला कि मनमानी कार्यकारी के विरुद्ध उपलब्ध है, मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी वाद, ये वाद कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। इसमें उच्च न्यायालय ने क्या माना? इसमें माना कि ये संरक्षण न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध है, बल्कि दोनों के लिए है। किसे किसके? बल्कि मनमानी कार्यकारी, बल्कि दोनों मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध और किसके विरुद्ध है? मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध भी है। मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध भी है। कार्रवाई के विरुद्ध भी है। समझ गए? ये अनुच्छेद 21 में यही बताया गया है। और अनुच्छेद 21 में यह भी बताया गया है कि ये अनुच्छेद में 21 में कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 21 में आप लोग देख सकते हैं कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी है, आश्रय का अधिकार भी है, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है, सूचना का भी अधिकार है, आजीविका का भी अधिकार है, निजता का भी अधिकार है, स्वास्थ्य का भी अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का भी अधिकार है, और नौमा बिजली का भी अधिकार है। ये सब अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए ये मैं एक बार नोट डाउन भी करवा देता हूँ आपको, कौन कौन से अधिकार हैं अनुच्छेद 21 के अंदर। पहला, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त
पर्यावरण, दूसरा आजीविका का, तीसरा आश्रय का, चौथा निजता का, पांचवा स्वास्थ्य का, छठा निःशुल्क शिक्षा का, सातवां निःशुल्क कानूनी सहायता का, आठवां सूचना का अधिकार का, लास्ट और नौवां बिजली का। ये सब अधिकार हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये निजता का अधिकार ये पुट्टा स्वामी केसवाद 2017 में भी हुआ था। ये पुट्टा स्वामी केसवाद पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये किस पर हुआ था? निजता का। पुट्टा स्वामी केस कब हुआ था? 2017 का है। किस पर हुआ था? निजता का अधिकार पर हुआ था। अब चलिए अनुच्छेद 21A में देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार। उसको देखते हुए आज का वीडियो समाप्त करेंगे समझते हुए। अनुच्छेद 21A के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21A इसमें बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में हम लोग देखिए इसमें राज्य के लिए बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष का आयु जो बच्चे होते हैं उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य किया गया है। कितने से कितने वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इसे 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 21A में अनुसरण में संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार पर RTE अधिनियम 2019 को भी पारित किया गया है। इसलिए अनुच्छेद 21A में हम लोग देखें कि शिक्षा का अधिकार के बारे में क्या क्या बताया गया है और किसे पारित किया गया है निःशुल्क शिक्षा के लिए। ये पारित किया गया है अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया गया है। इसलिए ये अनुच्छेद 21A के द्वारा हमारा निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है अभी भी सरकारी स्कूल के माध्यम से। आप लोगों ने समझा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 21A तक आप लोगों ने समझा। अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 19 से
21 तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। और इस कैसा आपको ये रिवीजन लगा, ये आपको परीक्षा दृष्टिकोण से कैसा लग रहा है, ये मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और कुछ सुझाव दे सकते हैं यदि आपका कोई सुझाव है तो। यदि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, समझने में, तो आप उस पॉइंट को, बात को रखें, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, उसे मैं ठीक करूँगा। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ इस वीडियो में आपको धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।